नमस्ते दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूँ आप लोगों का। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे थंबनेल में कि आज हम लोग मैथ के प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग आईबीपीएस का फॉर्म डालते हैं। और आईबीपीएस का फॉर्म डालने का मतलब है कि जो आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ एसबीआई पीओ जिनका भी एग्जाम आईबीपीएस के सर्वर से होता है उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में मैं एफसीआई, एलआईसी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, नाबार्ड इस सब में जो भी मैथ्स आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक प्लान बताऊंगा कि क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए और किस तरह से एग्जाम्स का पैटर्न होता है और इस सारे एग्जाम में मैथ्स का कितना रोल निभाया जाता है और मैथ्स कितना रोल प्ले करता है। तो इस सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिन्हें ये सब बारे में जानकारी लेनी है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल बैंक का एग्जाम जो है सो दो फेजेज में होने लगे हैं, फेज 1 एंड फेज 2। 1 मिनट मैं थोड़ा सा साउंड को देख लूं कि साउंड प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसा ना हो कि साउंड ना आए और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूं तो दिक्कत की बात हो जाती है। मैथ के प्लान के बारे में ठीक है। तो मैंने साउंड को चेक कर लिया है कि साउंड प्रॉपर आ रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम्स दो फेजेज में होते हैं मैक्सिमम एग्जाम। एग्जाम्स तो 3 फेजेज में होते हैं बट मैथ्स का रोल अप टू सेकेंड फेज तक ही होता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये पीडीएफ जिसे भी मिले वो क्लिक यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो एग्जाम को इसमें हमने आपको बताया है कि हमने 5 टाइप से इसको डिवाइड किया है। हर तरह से इसने हमने प्लानिंग किया है कि किस तरह से हमने जो भी कंटेंट बनाया है इसको, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग जो ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ये भी जो आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई, एफसीआई, एलआईसी, इंश्योरेंस, नेशनल हाउसिंग, जो भी ये एग्जाम्स हैं, इनके एग्जाम के पैटर्न क्या है और इसमें मैथ्स का रोल कितना प्ले करता है। और रोल प्ले करता है तो क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं और किस सेक्शन से किस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एग्जाम के स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स क्यों नहीं स्कोर कर पाते हैं अच्छे मार्क्स को, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि एसएससी और बैंक का मैथ्स कितना डिफरेंट है, क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि बेसिक्स तो सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात तो उनका भी बोलना सही है कि बेसिक्स तो सेम ही है, जो भी बेसिक्स है वो तो बदल नहीं जाएंगे बैंक में और एसएससी में। बट फिर भी डिफरेंसेज है, क्या डिफरेंसेज है वो आगे वीडियो में बने रहिए, आगे आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मेरा प्लान क्या रहेगा ताकि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट हो सके वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इन सारी बातों को जानने के लिए चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एसबीआई पीओ का फॉर्म भी आ चुका था। तो इसमें हम लोग मैथ्स का वेटेज को देखते हैं। तो इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के होते हैं। और यदि फेज 2 में देखते हैं तो इसमें डीआई होता है, ये बोलने के लिए दिया है बट 5-7 क्वेश्चन जो है 5 to 7 क्वेश्चन दूसरे दूसरे सेक्शन से भी पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, मेजर्स रोल अप्रॉक्स 50%, मोर देन 50% आप डीआई ही बोल सकते हो, तो उसमें जनरली डीआई ही पूछे जाते हैं मोर देन 50%। और आप 40% क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो यू आर इन सेफ जोन। तो और अब हम लोग एसबीआई क्लर्क का देखते हैं। तो एसबीआई क्लर्क में भी 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 35 मार्क्स। और प्री में आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो काफी इजी रहता है। आप देख लो कि सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चंस जो कि कोई भी बना सकता है, बस कम टाइम में बनाना है आपको। मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 5, डीआई 5, नंबर सीरीज 5। तो इस तरह से होते हैं। और एसबीआई क्लर्क में मेंस में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स
और इसमें जो DI का जो रोल होता है वो 19 क्वेश्चंस, कभी कभी ये 25 तक भी जाता है, बट वही 20 से 2-3 क्वेश्चंस ऊपर 2-3 क्वेश्चंस नीचे, नीचे तो नहीं बट 20 तो पकड़ के रखो कि 20 अप्रॉक्स आते ही आते हैं। तो इस तरह से रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये IBPS PO का एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं। इसमें भी प्री में 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। मेंस में यहाँ पे भी SBI PO की तरह डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ही है और मैक्सिमम वेटेज इन्हीं का रहता है। IBPS क्लर्क में 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। और ये पैटर्न देख लो कि इस तरह से 35 क्वेश्चंस रहते हैं, तो सिंप्लीफिकेशंस रहते हैं 8, कभी ये 10 भी हो जाते हैं। क्वाड्रेटिक तो हमेशा 5 ही रहता है। अर्थमेटिक में कभी 2-3 ऊपर भी हो जाते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं पूछते हैं, मैक्सिमम 10। तो फिर DI में कभी 2 DI आ जाता है, कभी 1 DI आ जाता है, इस तरह से रहता है। और ये DI में, और इसमें देख लो क्लर्क मेंस में, IBPS क्लर्क मेंस में 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स। और यहाँ पे भी DI जो है 20 मिनट्स का रहता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि DI का कितना वेटेज होता है। और कभी कभी क्लर्क मेंस में आपको सिंप्लीफिकेशन भी पूछ दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वन वर्ड प्रॉब्लम पे आपको ज़्यादा PhD करने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है DI के ऊपर। ठीक है। अब RRB ऑफिसर्स में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि RRB ऑफिसर स्किल्स का जो एग्ज़ाम है वो 80 मिनट्स के होते हैं और इसमें 40 मैथ्स, 40 रीजनिंग होता है और ओवरऑल 45 मिनट्स दिए जाते हैं। तो 45 मिनट्स में आपको कंपोजिट टाइम ही दिया जाता है। और ये पैटर्न देख लो कि किस तरह से दिया जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन 10 रहते हैं, 10 DI रहते हैं। अब सिंप्लीफिकेशंस का अभी हाल में वेटेज कम कर दिया है। अभी 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 इसको ना 10 नहीं, अब इसमें मैक्सिमम 5 आने लगे हैं। वो मैं पुराना डाटा है थोड़ा सा, इस बार का डाटा मैं बता रहा हूँ। 2020 में यहाँ पे 10 था, वो मैं इसको अपडेट करना भूल गया, तो मुझे अपडेट कर देना चाहिए था। कोई नहीं, मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। और जहाँ तक कि आप लोग मेंस में देख रहे हैं मैथ्स का वेटेज, तो मेंस में मैथ्स का वेटेज DI अकेले 22 क्वेश्चंस रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इट मीन्स कि एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स और 22 क्वेश्चन DI से। तो मतलब आप समझ लो कि 1 क्वेश्चन 1.25 मार्क्स हुए, 1 क्वेश्चन 1.25 मार्क्स हुए, तो 22 हो गए। तो आप सोच लो कि ये कितना, मतलब आप केवल DI बना के ही बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, सेफ जोन में जा सकते हो। तो ये RRB ऑफिसर स्किल्स का हो गया। RRB ऑफिस असिस्टेंट में भी सेम पैटर्न रहता है, बट वही है कि क्वेश्चंस का लेवल इसमें डाउन हो जाता है और उसी तरह से सब कुछ सेम ही रहते हैं, बस लेवल इसमें थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अब हम लोग LIC डबल AO में देखते हैं। तो LIC डबल AO में भी प्री में देख लीजिए कि उसी तरह से है, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स, ये सेक्शनल टाइमिंग लॉटेड रहता है। और यहाँ पे भी आप मेंस में जब जाते हैं तो 30 क्वेश्चन और यहाँ पे 90 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स होते हैं और टाइम आपको 40 मिनट्स दिया जाता है। और इसमें यदि आप देखिए 30 क्वेश्चंस में तो 17 क्वेश्चंस तो केवल DI से ही है। तो अब मिला जुला के मतलब मोर देन 50% क्वेश्चन जो है सो केवल DI से आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारे एग्जाम्स में DI का कितना वेटेज है। FCI में देख लो कि FCI में मैनेजर्स में DI से ही कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो DI से ही ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। और हम लोग नेशनल हाउसिंग बैंक्स में देखें तो नेशनल हाउसिंग बैंक्स में भी 35 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। और इसमें भी आप देख सकते हो कि ये स्पेशल एम्फेसाइसिस ऑन डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें भी मैक्सिमम जोर जो है तो डाटा एनालिसिस पे ही दिया जाता है और DI के ऊपर ही दिया जाता है। ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक एग्जाम पैटर्न को एनालाइज कर लिया। हम लोग एग्जाम स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं कि हमें एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। तो हम लोगों को एग्जाम स्ट्रेटेजी के लिए, ये मैथ के स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको हमने 5 पार्ट्स में हम लोग इसको बाइफरकेट किया। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट वन बाय वन। तो
जो सबसे पहला पार्ट है ये 1.1 बेसिक कैलकुलेशन, फिर इसका डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर इसका अर्थमेटिक, फिर डाटा सफिशिएंसी, फिर मैक्सिमम मैथ क्यूज मैक्सिमम टाइम्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गया था कि अब जब हम लोग ने इतनी चीज़ को एनालाइज किया तो जब हम लोग देखेंगे कि 50 to 60% वेटेज किस दो सेक्शंस को मिला करके हो रहा है बैंक में, जिस दो सेक्शंस को हम लोग अच्छे से कर ले तो हम लोगों का सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि डीआई एंड डाटा सफिशिएंसी ये दो पार्ट्स को यदि हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हम लोग का 50 to 60% सिलेबस कवर कर जाता है और हम लोग एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं बेसिक कैलकुलेशंस में। तो जो बेसिक कैलकुलेशंस में हम लोग, मैं इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर्स करवा दूंगा। तो इसमें हम लोग लॉन्ग एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस करेंगे 30 मिनट्स, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सिंपल कि मैं किस तरह से मल्टीप्लिकेशंस कराऊंगा। तो जैसे कि आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखते होंगे कि 37 इंटू 43 है, इसका सम 10 है, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशंस होता है। इसका सम 10 है तो इस तरह से होता है। लास्ट में 5 है तो इस तरह से होता है। 25 से करना है तो इस तरह से होता है। 125 से करना है तो इस तरह से रूल्स होते हैं। 20 से करने हैं तो इस तरह से रूल होते हैं। बहुत सारे वो लोग इंडिविजुअली नंबर वाइज, हाँ नियर टू 50 है तो इस तरह से रूल होगा, नियर टू 100 है तो इस तरह से रूल होंगे। मतलब बहुत सारे वो रूल आपको बताएंगे जो कि आपको मैजिक की तरह दिखेगा, लगे अरे ये तो मैजिक है। बट मैं आपको ये सब नहीं बोलूंगा करने, मैं आपको सीधा बोलूंगा कि मैं एक ही टेक्निक बताऊंगा। जैसे मान लो ये हो गया, मान लो ये कुछ भी हो गया, ये 98 हो गया, कोई भी 2 डिजिट है और इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है। मैं यहाँ नहीं कंटिन्यू कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशंस पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशंस किसी भी 2 डिजिट्स नंबर का, किसी भी 2 डिजिट नंबर का, किसी भी 2 डिजिट, खैर आपको 20 तक तो टेबल याद ही होनी चाहिए, किसी भी 2 डिजिट नंबर का, ठीक है, किसी भी 2 डिजिट नंबर का। जैसे कि आप मान लो 84 इंटू 82 है, किसी भी 2 डिजिट नंबर का, रैंडम 2 डिजिट नंबर, यहाँ भी रैंडम यहाँ भी रैंडम, और सीधा आप मतलब ऐसे नहीं लिखना है नीचे नीचे करके, आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख लोगे। तो किस तरह से आंसर लिखोगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर लॉन्ग डिविजन कैसे करना है। लॉन्ग डिविजन बोलने का मतलब है कि मान लो यहाँ पे दिया 1 5 4 8 6 2 दिया हुआ है, ये आखिर आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको दे दूंगा, बट इसकी जरूरत उतनी पड़ती नहीं है। मान लीजिए कि इसको 248 से देना है तो आपको काउंटिंग टेबल तो आती नहीं है 248 की, तो कैसे करोगे। तो इसको भी आप कैलकुलेटर की तरह आप सीधा एक ही बार में आप कर सकते हो। तो वो मैं सिखाऊंगा, वो भी कैलकुलेटर की तरह कि कैसे आप लॉन्ग डिवीजन, कोई सा भी लॉन्ग डिवीजन, मान लो कि 5 8 7 6 4 2 है और यहाँ पे 8 7 9 है और इसको डिवाइड करना, तो मैं आपको एक टेक्निक सिखा दूंगा जिस तरह से किया एक ही बार में इसको इस तरह से कैलकुलेटर की तरह। यहाँ पे तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 6 के आसपास आएगा, 8 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। तो ये मैं कर ले रहा हूँ इसलिए, तो इस तरह से आप कैलकुलेटर की तरह यहाँ पे लिखते चले जाओगे। ये हो गया। अब लॉन्ग डिविजन्स वाली बात हम लोगों ने देख लिया कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। स्क्वायर रूट में जैसे कि आप लोग अभी तक जो भी देखते होंगे स्क्वायर रूट में, तो वहाँ पे बताया जाता होगा कि 784 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मान लो 25 का 625 ये हो गया, ठीक है। 1 1849, जैसे कि ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप लोग अभी तक YouTube में बस यही पढ़ते आ रहे हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकाला जाता है। यहीं पे मान लो कि 1849 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1749, बस सारे ट्रिक्स खत्म, बस हवा में रह जाएंगे सारे ट्रिक्स। जो भी आपने, जो आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मैं फेंक रहा हूँ, तो आप इसको देख लेना कि जब इस तरह से आप लिख दोगे ना 1849 है परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ परफेक्ट स्क्वायर है, 1857 लिख दिया क्या करोगे, 1859 लिख दिया क्या करोगे, 49 है ना, 59 लिख दिया। लोग बोलेंगे कि लास्ट डिजिट देखो ये कितना पे आ रहा है, 39 है, तो वो सब मैं बताऊंगा डिटेल में। बट मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जैसे कैलकुलेटर में हम लोग ऐसे रूट का डालते हैं ना साइन को और एकदम परफेक्ट आंसर आता है, इस तरह से इसमें कुछ भी लिख दो 1849
7 8 कुछ भी 8 4 7 9 8 9 8 6 4, तो इस तरह से किसी भी रैंडम नंबर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका भी मैं रूट सिखाऊंगा, वो भी आपको 5 to 6 सेकेंड में आप इसको निकालोगे। ऐसा नहीं है कि मतलब 30 सेकेंड में 40 सेकेंड में, ऐसा भी नहीं, 5 to 6 सेकेंड में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये मैं आपको यूनिक कंसेप्ट दूंगा जो कि कहीं पे ये यूनिक कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और मिले तो मुझे ही बताना कि कौन सा यूट्यूब चैनल पढ़ाया है। मुझे तो नहीं लगता कि आज तक किसी यूट्यूब चैनल ने इस चीज़ को बताया है, बहुत सारे लोगों को तो ये चीज़ आते भी नहीं है। फिर क्यूब रूट्स बताऊंगा, फिर स्क्वायर किसी भी नंबर का, और हाँ स्क्वायर भी बताएंगे तो ऐसा नहीं कि फिर नियर टू 50 है तो ये रूल याद रख ले बेटा, ये नियर टू 100 है तो भाई ये रूल याद रखो, हाँ नियर टू 56 है, मोदी जी का 56 इंच का सीना, तो इस पे ये रूल याद रखो, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको 11 से लेके और 99 तक का बस एक ही रूल याद बताऊंगा, और वही रूल आपको सारे प्लेसेस पे काम करेंगे, ये 11 to 99। और मैं एक रूल बता दूंगा 101 से लेकर के, और ये 101 है, पेन मेरा अच्छा से काम नहीं करा, और 999 तक, ये मैं बस दो रूल बताऊंगा, और इसी रूल से, और आप लोग दूसरे जगह पढ़ोगे तो फिर पता आ जाएगा कि लास्ट में 5 हो तो ऐसे करना है, 11 हो तो ऐसे करना है, हाँ 11 से 20 तक हो तो इस तरह से करना है। खैर मैं बताने के लिए वो सब भी बता सकता हूँ, बट मैं जो करता हूँ तो मैं इसी तरह से करता हूँ। मैं बस एक रूल रखा हूँ 11 से 99 तक, और वो ब्रह्मास्त्र की तरह ना सारे प्लेसेस पे यूज होते हैं। तो इस तरह से मैं आपको ये बताऊंगा, फिर क्यूब करना बताऊंगा। तो ये सब काफी यूनिक रहेगा, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करिएगा और इस सेशन को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, और एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं कि इस चीज पे आप लोग को पीएचडी करने का जरूरत नहीं है। इसको आप 10 to 15 आवर्स दे दो, 2 से 3 दिन दे दो, इसमें 2 से 3 दिन, और उसको करो। और एग्जाम में लोग जनरली करते क्या है कि टेस्ट सीरीज देंगे और 2 3 मल्टीप्लीकेशन नहीं बना पाएंगे ना, तो फिर उसको जा करके दिन रात उसमें उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अरे आप इसको कर लोगे भाई, ये आप 10 सेकंड 5 सेकंड इधर उधर करके ना आप एग्जाम में कर ही लोगे, इसको तो छोड़ के नहीं आओगे। जो आपको नहीं आता है, जो थोड़ा सा लेंदी है, आप अब आप उस पर प्रैक्टिस करो, इस पे आपने टाइम दे दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को रिमेम्बर क्या क्या चीज करना है, तो 1 से 20 तक का टेबल रिमेम्बर रखो, क्योंकि रटंत विद्या का कोई जोर नहीं होता। स्क्वायर भी याद रखो, अभी आप लोग ने सोचा होगा कि मैं बोला था कि कुछ नहीं याद रखना है, बट नहीं नहीं, कुछ चीज तो आप याद रखो, ये बेसिक याद रखो। और इसमें आप 21 और 23 याद कर लो एडिशनल, तो सबसे अच्छा है, क्योंकि प्राइम नंबर का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और क्यूब 15 तक याद रखो, लोग तो बोलेंगे 50 तक याद कर लेने, लेकिन मेरा मानना नहीं है, क्योंकि जो भी नंबर सीरीज में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना, वो मैक्सिमम 15 और 17 तक में ही जाकर के नाइंड कर जाते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शंस मेरे ख्याल से तो याद रखने का जरूरत नहीं है कि 1/4 25% होता है, 1/33.3% होता है, ये ये सब तो आप दिमाग में भी कर सकते हो ना। ये 1/2 जो है सो 25% होता है, तो ये सब तो आप ब्रेन में भी कर सकते हो। 1/8 12.5% होता है, ये सब ब्रेन में भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। अब यदि नहीं भी कर सकता ना तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा ना, तो करते करते आपको ये सब मेन मेन जो है ना याद हो जाएगा, या 2 सेकंड में कर लोगे। तो अननेसेसरी ब्रेन पे जोर डालना ठीक नहीं है। तो चलिए, अब हम लोग जैसे बता ही रहे थे कि आपको बेसिक कैलकुलेशन पे किस टाइप के करने हैं किस टाइप के नहीं, तो यहाँ पे मैं बता दूं, इस टाइप के बेसिक कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, इस टाइप के एग्जाम में नहीं आते हैं। लोग जनरली इस पे पीएचडी करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, अब इस टाइप के देख लीजिए, इस टाइप के भी बेसिक कैलकुलेशंस आपको नहीं करने हैं। इस टाइप के बेसिक कैलकुलेशंस बिल्कुल ना करें। ठीक है, इस टाइप के इस टाइप का कर सकते हैं, थोड़ा सा इस टाइप का भी उतना लेंदी नहीं रहता, इस टाइप में भी इतने लेंदी लेंदी कैलकुलेशन इस टाइप के भी उतने लेंदी लेंदी कैलकुलेशंस नहीं आते हैं, एकदम सिंपल आता है। इस टाइप का आता है ना, वो मैक्सिमम मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड होते होते मैक्सिमम इतनी देर में ना आपको सोल्व होने ही होने हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में। हम्म, और चलिए हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन का बात करते हैं। तो इसमें बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, टेबल ग्राफ हो गया, रडार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, मिक्स हो गया,
मिसिंग डीआई हो गया, कैशलेट्स हो गया। तो ठीक है, अब हम लोग अर्थमेटिक्स में चलते हैं। तो अर्थमेटिक्स में हम लोग जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, तो इसमें ट्रिक्स काफ़ी काम करते हैं। ट्रिक्स मतलब टेक्निक्स, तो इसका रेशियो प्रोपोर्शंस हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CI/SI हो गया, एलिगेशंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप रेसिस्टेंस, दोनों एक ही कंसेप्ट पे बनते हैं प्रॉब्लम, इसलिए मैंने स्लैश करके लिखा हुआ। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गए, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस हो गए, सीरीज हो गए। तो इसमें आपको 14 चैप्टर है मिला जुला के। आप इसमें 30 डेज का टारगेट करके इसको पढ़ सकते हो और 10 डेज का टारगेट करके इसको रिवाइज कर सकते हो। इसको इसको जो है साहब रिवाइज कर सकते हो 10 डेज का टारगेट करके, ठीक है। तो 10 डेज का टारगेट करके आप इसको रिवाइज कर सकते हो और 40 डेज का टारगेट करके आप इसको पढ़ सकते हो। 30 डेज का टारगेट करके आप इसको पढ़ सकते हो। यदि आपके पास टाइम कम है तो ये आप स्किप भी कर सकते हो। इसको इसको आप स्किप भी कर सकते हो। टाइम है तो आप पढ़ो, एक एक नंबर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बट मान लो अभी IBPS और SBI PO के लिए पढ़ने जा रहे हो, तो आपके पास टाइम कम है, तो आप इसको थोड़ा सा स्किप करके पढ़ो, फिर सारे को रिवाइज कर लो। क्योंकि इतना को 2-3 बार रिवाइज भी कर लो, और जब रिवीजन हो जाए तो फिर लास्ट में आकर के इस चैप्टर को एक बार देख सकते हो। फिर आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल में जो मैथ्स के फैकल्टी हैं वो बोलेंगे कि नहीं, एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। वो क्यों बोलेंगे आपको स्किप करने के लिए? और वो आपको एग्जाम्पल भी देंगे। एग्जाम्पल क्या देंगे कि एक बार एस बी आई पी ओ में ये परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम, इस सब को मिला करके एक DI आया हुआ था, एक कैशलेट्स आया हुआ था। और उस कैशलेट्स को आप तभी क्रैक कर सकते थे जब इस सब सारे चैप्टर्स का आपको कंसेप्ट पता था। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि आपको मान लो कि इस चैप्टर्स का कंसेप्ट पता है, इस चैप्टर का भी कंसेप्ट पता है, इस चैप्टर का भी कंसेप्ट पता है, और इस तीनों चैप्टर से मिला के आपको मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, तो क्या इस तीनों कंसेप्ट को मिला के आप एक आउटपुट दे सकते हो? इसकी कोई गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं और आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि मान लो कि आपने इस चैप्टर को आपने 3 बुक से आपने इसको पूरे अच्छे से पढ़ा, 3 बुक से अच्छे से पढ़ लिया, और उस पे आपने 500 क्वेश्चंस भी क्रैक कर लिए। 500 क्वेश्चंस आपने बना लिए, और एक बार नहीं, इसको आपने 3 टाइम्स बनाया। एक बार तो किसी चीज को बनाना ही नहीं चाहिए, 3 टाइम्स। आपने इस सारे क्वेश्चंस को 3 टाइम्स बनाया, और आप क्या कर रहे हो? इस 3 टाइम्स बनाने के बाद अब आप इस चैप्टर को लेकर के आप हमें गारंटी दे सकते हैं कि अब आप मेंस में जाएंगे तो क्वेश्चंस को 4 ही डालोगे? इसका कोई गारंटी नहीं कि आप क्वेश्चंस को 4 ही डालोगे। हाँ, अब आप, ये जरूरी है कि यदि 5 प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस मिल जाए तो 5 का 5 बन जाए आपसे। हो सकता है कि आपसे 3 to 4 बने, या 4 to, हो सकता है 5 भी बन जाए, नहीं भी बने। लेकिन हाँ, यदि आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो मोर देन 3 तो आप बना ही लोगे। ये मैं भी बोल सकता हूँ कि हाँ, एक टीचर होते हुए भी मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मोर देन 5 तो आप बना ही लोगे। बट वहीं आप टीचर के पास जाओगे तो बोलोगे इतना प्रैक्टिस करो, आप इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ये एक गलत ट्रैक है मेरे ख्याल से। आप इसमें से, आपने पहले, मैंने आपको पहले बताया ना कि मैक्सिमम 10 अर्थमेटिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 10 जो आते हैं अर्थमेटिक क्वेश्चंस, तो उसमें आपको क्या करना है? 10 में आपको 5 प्लस क्वेश्चंस एनी हाउ क्रैक करना है। तो 5 प्लस क्वेश्चंस यदि आप अच्छी प्रैक्टिस किए हुए हो तो ऐसा होता ही है ना कि आप माइंड मेंटेन करके गए ना कि हमको 10 में 10 क्वेश्चंस क्रैक करने हैं, और 2 क्वेश्चंस नहीं आया ना तो आपके ऊपर ना वो अल्टीमेटली प्रेशर क्रिएट करेगा, जिस कारण कि आपको दूसरे एग्जाम में दूसरे क्वेश्चंस को आप नहीं सोल्व कर पाओगे। और यदि आपका माइंड यदि यहाँ पे मेंटेन है ना कि हमको वन लाइनर में, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, अर्थमेटिक क्वेश्चन है, उसमें हमको, उसमें अर्थमेटिक क्वेश्चंस में हमको
5 प्लस करने हैं, तो यदि मान लो कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और वो आपसे नहीं आया, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड मेंटेन है भाई कि हमको 5 प्लस करना है। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, ये क्वेश्चन तो छोड़ने वाला है। मान लो आपका दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, तब भी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने 5 प्लस को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, आपको आप मतलब उसमें जी जान नहीं लगा होगा कि चलो छोड़ो, ये क्वेश्चन नहीं बनाने के लिए दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे ना, तब भी आप सोचोगे कि चलो अभी तो 7 क्वेश्चन हमारे पास हैं, इस 7 क्वेश्चन को मुझे बनाने हैं। हाँ? और आपके पास 20 मिनट्स में कितने आप वन लाइनर कर लोगे, क्योंकि पहले तो आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, क्वाड्रेटिक करोगे। तो इसीलिए आप यहाँ पे 5 क्वेश्चन को टारगेट करो। ये एक अच्छा प्लानिंग है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बड़ा योद्धा वो होता है ना जो छोटे छोटे युद्ध को लड़ता ही नहीं है, छोटे छोटे युद्ध को नहीं लड़ता है। वो बड़े युद्ध के लिए 2-3 युद्ध को छोड़ देते, 2-3 युद्ध करना ही छोड़ देते हैं, तो वो एक बड़ा योद्धा का निशानी होता है। तो इसीलिए आप लोग भी एक बड़े योद्धा की तरह एक अपनी रणनीति बनाओ, क्योंकि ये युद्ध है। तो चलिए, काफी टाइम ले लिया इस स्लाइड में, बट होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये आपका फार्मूला हो गया, मीन्स धन मूलधन इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पर पावर एन, तो एन इज द ईयर्स। ठीक है, जैसे कि ये फार्मूला हो गया। ठीक है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स, तो पी इंटू आर बाय 100 पर पावर 2। ठीक है, पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर। कुछ आदमी इसको इससे भी याद रखते हैं, पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर इसे भी याद रखते हैं। तो जैसे कि ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, तो क्या इस सब फार्मूला को याद करने का जरूरत है? तो मेरा आंसर इसके लिए ये है कि इस सब फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, यदि आप बहुत अच्छे से मैथ्स को समझते हो और क्या किस तरह से हो रहा है, तो आप ये सब खुद ब खुद कर लोगे कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे क्रिएट हो रहा है। जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा ना, तो ये फील हो जाएगा आपको, ये दिखने लगेगा कि किस तरह से ये आ रहा है, किस तरह से ये फार्मूला काम कर रहा है। ये सब फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, वो हार्ट से निकलना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैट की बुक बनाना चाहिए, एग्जाम बहुत टफ हो गया है। तो क्या रियली में कैट की बुक बनाना चाहिए और कैट की बुक खुद से सेल्फ स्टडी में बनाना चाहिए? तो मेरा आंसर इसके लिए यस और नो दोनों है। ठीक है, मेरा आंसर इसके लिए यस और नो दोनों है। यस किसके लिए है? तो यस उसके लिए है जिसकी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जिन्होंने मैथ से ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिन्हें मैथ के ऊपर पकड़ है, तो वो खुद से भी कर सकते हैं। बट नो उसके लिए है जिन्हें मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ा जाए तो आपके काफ़ी कंसेप्ट को क्लियर करता है। ये एक समझने वाली सब्जेक्ट है, इसको आप जितने अच्छे से समझोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसीलिए आप मैथ्स को अच्छे टीचर से समझो। और जो भी आप मान लो जो मैथ्स में बहुत अच्छे किए हुए हैं, वो भी यदि खुद से पढ़ने जाते हैं ना, तो उन्हें भी काफ़ी टाइम लगेगा। डबल टू ट्रिपल टाइम्स भी लग सकते हैं, डबल टू ट्रिपल टाइम्स भी लग सकते हैं इसको करने में। और एक आप एक्सपीरियंस टीचर से करोगे तो वो आपके टाइम को रिड्यूस कर देगा। गाइडर का काम यही होता है कि टाइम को रिड्यूस करना। देखो इसमें किस तरह से, मतलब आंसर में आप जब कैट का बुक बनाओगे तो आंसर में कुछ इस तरह से ना, मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल करके दिया गया है। मतलब इस तरह से आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये तो क्या लिख रहा है, ये क्या बढ़ा रहा है, ये इधर से इधर क्या कर रहा है। तो उसके लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही अच्छी बेस की ज़रूरत होती है, और आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपकी पकड़ होगी मैथ में, तभी आप समझ पाओगे कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ने देख लिया कि क्या ज़रूरत है। अब हम लोगों का फोर्थ पॉइंट था, ये डाटा सफिशिएंसी के लिए। तो डाटा सफिशिएंसी के लिए कोई स्पेसिफाइड होकर के आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद हो जाएगी। वो खुद ब खुद आपको, जब आप लोग को अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम पे पकड़ हो जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चंस अच्छे से बनने लगेंगे, तो आपको खुद ब खुद उसमें आने लगेंगे। अब जो मैथ्स में जो है सो लास्ट स्टेज जो है, जो आपको उसमें जब आप लोग सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर अच्छे से कर लो, तो इस पे मैक्सिमम क्यूज लगाते रहो। बहुत सारे ऐप हैं बैंकिंग के, तो उस सारे ऐप के जरिए आप उसमें क्यूज करते रहो। ठीक है, तो हम लोग ने एग्जाम स्ट्रेटेजी का बात कर लिया। अब हम लोग ये थर्ड पॉइंट स्टूडेंट एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो इस सब के बाद भी
स्टूडेंट्स क्यों नहीं मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर पाता है। तो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि मैथ में क्यों नहीं अच्छा स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो है ना अपना प्री का ही ऑनलाइन मॉक देते रहते हैं, और वो मल्टीप्लिकेशन एडिकेशन मतलब बेसिक जो कैलकुलेशन है वही बेसिक कैलकुलेशन करके ही 15 नंबर 20 नंबर लाते हैं और उसी में खुश रहते हैं। वो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने का कोशिश नहीं करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि 1 ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मतलब पंचवर्षीय योजना में हैं और वो हमेशा बेस पे ही काम कर रहे हैं। इस साल भी बेस ही पढ़ेंगे, उस साल भी बेस ही पढ़ेंगे। और इसीलिए उन लोगों का दिक्कत होता है। उनके साथ हो सकता है कि वो लेंदी कंसेप्ट यूज कर लेते होंगे, तो लेंदी कंसेप्ट से भी आपका स्कोर नहीं बढ़ पा रहा होगा। कुछ लोगों के पास है कि सारे कुछ पता है बट प्रैक्टिस नहीं अच्छी है। कुछ लोग हैं कि अपने रूटीन से नहीं स्टिक होकर के चल रहे हैं, तो ये भी दिक्कत है। कुछ लोग हैं ये सोचते हैं कि प्री होने के बाद जो है सो हाई लेवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया जाएगा, पहले प्री निकाल लूँ, प्री ही नहीं होगा तो मेंस लेकर के क्या करूँगा, मेंस का क्वेश्चन बना के क्या करूँगा। बट आप जो है सो जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो ओनली प्री का सेट मारो, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है तब तक प्री और मेंस दोनों का सेट लगाओ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स एनालिसिस भी देख लिया। अब एसएससी वर्सेस बैंक को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो देखिए एसएससी का जो, इसको एक क्रॉस लगा दीजिए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का जो एग्जाम है ना एक स्विमिंग पूल की तरह है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और ये जो बैंक का एग्जाम है ना ये कुआं की तरह। आप बोलिएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एसएससी में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेंसुरेशन अलजेब्रा बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, तो वो जो है ना बहुत ये इसके ज़्यादा अंदर जाने का कोशिश नहीं करते। जैसे कि आप स्विमिंग पूल में तैरने जाओगे ना तो इसकी मैक्सिमम ऊंचाई जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं रहता, 6 to 7 मतलब मैक्सिमम 6 फुट के आसपास होता है। आदमी जल्दी उसमें डूबते नहीं है। तो इसमें जबकि आप कुआं में कूदोगे ना तो डूब ही जाओगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ऊपर-ऊपर पूछते हैं। इन एसएससी वालों का जो है ना डीआईबी जो है ना बस ऊपर-ऊपर पूछ के वो रह जाते हैं। आप लोग देखोगे ना तो जो बैंकिंग में प्री का डीआई होता है ना वो एसएससी में मेंस तक का डीआई होता है। बट यदि आप मेंस बैंक में जाओगे तो बैंक का यदि आप मेंस का डीआई देखोगे तो अब तो सब कुछ याद आ जाएगा उस एग्जाम में। और कभी-कभी तो डीआई कुछ डीआई तो क्रैक भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट रहता है। तो ये थोड़ा-सा यही थोड़ा-सा जो है तो मेजर डिफरेंसेस है कि ये थोड़ा-सा डीप है और ये थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर। तो हम लोगों ने थोड़ा-सा डिफरेंस भी देख लिया और इसमें कुछ लिमिटेड चैप्टर हैं और इसमें कुछ चैप्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग अपने मास्टर प्लान के बारे में। तो देखिए जैसे कि हम लोग मास्टर प्लान है, तो जो मान लो कि आपको इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, इस पॉइंट पे जाना है, तो आप लोग किस तरह से जा सकते हो? इस तरह से भी जा सकते हैं। आप लोग किस तरह से जा सकते हो? इस तरह से भी जा सकते हैं, किसी भी तरह से जा सकते हैं हम लोग। इस तरह से यहाँ तक जाने के लिए nth वेज है, nth नंबर ऑफ रास्ता दिया हुआ है, किसी भी तरीके से आप जा सकते हो। ठीक है, ऐसे जाओ, यहाँ से जाओ कुछ दूर जाओ, फिर बोलो कि नहीं नहीं रास्ता गलत पकड़ लिया, फिर यहाँ तक आ जाओ, फिर यहाँ से ऐसे करके चले जाओ, किसी भी तरह से जा सकते हो। बट एक जो स्मार्ट आदमी है ना वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाएगा। तो जैसा कि आप लोग 9th 10th तक भी पढ़े होंगे, तो ये इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ गए रहिएगा। और इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट रूट जो होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो आपका जो स्मार्ट वर्क है ना, जो आपका स्मार्ट वर्क है ये आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। यदि मैं आपको फिजिक्स से कंपेयर करूं, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड का आदमी हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, तो यदि मैं इसको डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करूं तो ये स्मार्ट वर्क हो गया। और ये यदि आपको डिस्टेंस को कंपेयर करूं तो ये हमारा हो गया हार्ड वर्क हो गया। ठीक है, हार्ड वर्क हो गया। तो स्मार्ट वर्क आप किसके साथ कर सकते हो? तो जो एक आपका एक अच्छा ट्रेनर होगा
जो एक आपको अच्छा गाइड करने वाला होगा, जो एक अच्छा टीचर होगा, जिससे कि ये रास्ते मालूम है, वही आपको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं अच्छे से। तो हम लोग जो भी काम करेंगे, आपको अभी बताया कि क्या-क्या करेंगे, और जो आप लोग जब मैथ कंटिन्यू करोगे और जो भी चीज़ पढ़ोगे, तो यहाँ पे मैं जो भी चीज़ दूँगा, ऑथेंटिक दूँगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से है। तो होप आप लोग हमारे मास्टर प्लान को समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे ज़रूरी बात है कि अब ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप खुद को मोटिवेट रखना। तो आप खुद को मोटिवेट कैसे रख सकते हो? तो इसमें मैं 2-3 पॉइंट बोलना चाहूँगा कि आप कभी अपने आप के ऊपर ब्लेम मत करो, कभी भी ब्लेम मत करो। मान लो कि एग्ज़ाम नहीं भी हुआ ना, तो आप ईमानदारी से पढ़ो, और इतना पढ़ो कि बाद में अफ़सोस नहीं हो कि मैंने एनर्जी नहीं दिया, मैंने बेस्ट नहीं दिया। तो अपने ऊपर ब्लेम करना छोड़ दो, तो ब्लेम नहीं करना चाहिए अपने ऊपर, और अपने लिए जो है सो फ़ोकस, अपना फ़ोकस एंड एम्बिशंस क्लियर रखो, फ़ोकस एंड एम्बिशंस जो है सो क्लियर रखो, फ़ोकस एंड एम्बिशंस क्लियर रखो, ठीक है? डेली रूटीन मेंटेन करो, डेली रूटीन मेंटेन करना है। मेरा हैंडराइटिंग गंदा है, तो आप लोग इसको समझ जाइएगा। डेली रूटीन मेंटेन करना है। फोर्थ है कि जो इडियट टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जो चूतिया लोग हैं, उन लोग से कभी बात ही मत करो, क्योंकि कुछ लोग टेंशन देने के लिए ही आते हैं इस धरती पे। जैसे साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे इन्वायरमेंट चैप्टर में, कि जैसे हमारा इकोलॉजी है, तो उसमें गॉड ने बहुत सारे टाइप के जीव जंतु को बनाया। शाकाहारी मांसाहारी को खाता है, मांसाहारी शाकाहारी जीव के ऊपर रहता है। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, शाकाहारी मांसाहारी को नहीं खाता, मांसाहारी शाकाहारी को खाता है, शाकाहारी शाकाहारी चीज खाता है, कुछ परजीवी होते हैं। तो इस तरह से जो लोग होते हैं, तो कुछ लोग परजीवी होते हैं, दूसरे के ही ऊपर जीने वाले होते हैं। तो इस सब चीज से अवॉइड करना है, क्योंकि कुछ लोग इस धरती पे इसलिए आते हैं ना, ताकि आपको डिस्टर्ब करें। क्या मतलब, डिस्टर्ब करने के लिए ही आते हैं। तो उस डिस्टरबेंस से बचना है और पॉजिटिव लोगों से बात करना है। यहाँ पे खुद को भी पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव लोगों से ही बात करना है, दूसरे लोगों से बात नहीं करना है, क्योंकि वो लोग अननेसेसरी का टेंशन दे देंगे। जो दोस्त आपको बोले कि मैं देख रहा हूँ कि तुम पीओ बन जाओगे, बस उसी उसी टाइप के इंसान से बात करो। तो बस ये नहीं बोले कि तुम्हारा तो होना बहुत मुश्किल है, नहीं होने वाला है, उस टाइप के लोगों से बात ही मत करो। उस टाइप के लोगों का नंबर ब्लॉक करके रखो, और जब एग्जाम क्लियर हो जाए तो फिर उससे हिसाब लिया जाए। तो इस टाइप से आप खुद को मोटिवेट रख सकते हो। और क्या, हाँ, और एक पॉइंट मैं भूल रहा था, और आप लोग डेली डायरी लिखो। मैं भी डायरी लिखता हूँ। तो डायरी में क्या करो, तो सोने के टाइम में डायरी में क्या करो कि सोने के टाइम में ही जो है, सोने के टाइम में ही हिंदी में भी मैं लिख दिया हूँ, ताकि ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, सोने के टाइम में ही क्या करो, डायरी में ही कल जो जो आपको करना है, कल जो जो करना है, वो आप आज ही लिख दो। जैसे कि कल 7 अक्टूबर है, 2021 है, तो कल आपको जो जो करना है, जैसे मैथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, इसी में करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो वो सब लिख दो कि मतलब हमको इतने करने हैं। जब आप कर लेते हो, तो उसके माथा के ऊपर में, सर के ऊपर में इसे टिक लगा दो। यदि नहीं कर पाते हो, तो आप मतलब थोड़ा सा रात में कोशिश करो 1-2 घंटा, कि मैं जो किया था नहीं कर पाया, तो मैं उसको कर लेता हूँ 2 घंटा। आज 1-2 घंटा कम सोऊंगा, क्योंकि मैंने अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया। तो इस तरह से आप उसको पूरा कर सकते हो। तो ये डायरी लिखो, ताकि आप लोग का एक अच्छा से रूटीन आए, ताकि आप कभी देख भी सको कि मैंने पूरे मंथ में कितने दिन छुट्टी लिया, कितना दिन पढ़ा। क्योंकि एक चीज क्लियर है कि आप 7 डेज का यदि प्लानिंग करते हो स्टडी करने का, तो आप इसमें 6 डेज ही निकाल पाओगे। 1 डेज हो सकता है कुछ ना कुछ काम हो गया, कोई दोस्त आ गया, कुछ भी आपका हो सकता है, हेल्थ भी डाउन हो गया। तो इसलिए आप 7 का 7 डेज का प्लानिंग करो, और पॉजिटिव रहो, और अपना फोकस मेंटेन करके रखो।
तो और भी ये मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ मुझे दिमाग में आएगा तो मैं आपको कुछ मोटिवेशन पे वीडियो लेकर के डाल दूंगा, आप लोग बोलोगे तो। और हाँ, एक और चीज़ मुझे अभी याद आ गया कि मोटिवेशन के लिए आप दूसरे को देख के यदि मोटिवेट होते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट दूसरे के वीडियो से यदि आप मोटिवेट होते हो ना, तो वो कुछ देर के लिए मोटिवेट होगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं मोटिवेट हो सकते हो। आपको खुद से मोटिवेट होना है, डेली डेली खुद से मोटिवेट होना है। जैसे आपको भूख लगती है तो खुद खाते हो ना डेली, उसी तरह जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप उसको डेली क्लीन करते हो, उसी तरह से आपका यदि माइंड में कचरा भर जाए तो खुद से आप उसको मतलब आप देख लो कि किस तरह से उसको आप एनर्जेटाइज करते हो। तो इस तरह से आप खुद को मोटिवेट रखो। जो क्योंकि मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग दिन भर मोटिवेशनल का वीडियो देखते रहते हैं, तो वो तो भाई पूरा टाइम तुम जब मोटिवेशन में ही लगा रहे हो तो फिर पढ़ोगे क्या। मोटिवेशन खुद से मोटिवेट हो, दूसरे से ज़्यादा मोटिवेट होने की कोशिश में मत रहो। तो चलिए अब हम लोग फाइनली कंक्लूजन्स के टाइम पे आ चुके हैं। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करने का टाइम भी आ चुका है। बट जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यू कैन विन इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हो तो आप जरूर विन होगे। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप खुद में बिलीव रखते हो तो कुछ भी आपके लिए संभव है। तो जाते जाते मैं इस सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहता हूँ। तो आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है तपस्वर राय। तो आप हमें इस सारे सोशल मीडिया पे मैं सेम नाम से अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं, और फीडबैक सजेशंस के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है कि लाइक ही करें। और यदि ज़्यादा डिसलाइक आएगा तो मैं फिर वीडियो को इम्प्रूव करूँगा और अच्छे बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।